हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोज़ आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल नई वीडियो जो एस्टेट की साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। चाहे आपका एस्टेट जो भी आपका पीआरटी हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो, सबसे अंदर आने वाली जो साइकोलॉजी का यूज जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक दो बार वीडियो को पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हो जाएंगे और एक क्विक रिवीजन होगी जो आप पढ़े रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। विभिन्न अधिगम सिद्धांत उनके प्रवर्तक के संदर्भ में सुमेलित है। चीन अधिगम सिद्धांत हार्लो ने दिए हैं। सीखने का तलरूप सिद्धांत कुर्त लेवी ने दिया। सूझ का सिद्धांत हल ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पेवलाव ने दिया है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। सीखने का तलरूप सिद्धांत जो है वो किसने, कुर्त लेविन ने दिया है। बाकी जो हैं जो सिद्धांत हैं या उनके प्रवर्तक हैं वो सुमेलित नहीं है, लेकिन जो एक है वो सुमेलित है जिसमें सीखने का तलरूप सिद्धांत कुर्त लेविन के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट ये बाकी हैं जो आगे पीछे यानी उल्ट पुलट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। पावलाव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा। अनुबंधित उद्दीपक है जो पावलाव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित जो भोजन है उसको हम क्या कहेंगे, अनानुबंधित उद्दीपक कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पावलाव से रिलेटेड, क्योंकि पावलाव ने जो जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है या संशोधन किया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अनानुबंधित उद्दीपक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे जीन पैजे एवं ब्रूनर, डगलस एवं हीलैंड, कार्सी गैरिसन, कोलर या वर्दमेयर। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा। जो संज्ञात्मक जो विकास दिया जिसको हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं तो वो हमारा राइट आंसर ए रहेगा, जिसमें जीन प्याजे रहेंगे और ब्रूनर जी रहेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत जीन प्याजे व ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अधिगम के किस सिद्धांत ने पुनर्बलन के द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत द्वारा, सूझ के सिद्धांत द्वारा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो दिया गया है अधिगम के सिद्धांत में पुनर्बलन के द्वारा सीखने पर क्या दिया गया है, सिद्धांत पर बल दिया गया, जिसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत रहेगा, जिसमें किसके ऊपर अधिगम के कौन से क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल दिया, जिस पर सीखने पर सर्वाधिक बल, तो किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया है। कुर्त लेविन ने, जी.एस. हल ने, टॉलमैन ने या कोल रोजर्स ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, जो ए रहेगा। कुर्त लेविन जी ने प्रतीकों से सीखने का जो सिद्धांत है उस पर क्या दिया है, बल दिया है। लेकिन जो कोल रोजर्स है, टोलमैन है, CSL है, इनके भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। कुर्त लेविन जी हैं, C.S. हॉल जी हैं, स्टैनली हॉल जी हैं या कोल रोजर्स जी हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। ये जिसमें स्टैनली हॉल क्या रहेंगे, किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के क्या प्रवर्तक रहेंगे। तो राइट आंसर आपको याद रखना, स्टैनली। किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है, एडोलसेंस की अवस्था होती है, जिसको हम तूफानी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये साइकोलॉजी से जो रिलेटेड रहेगा, जिसमें अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। कौन सी शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। ग्रहणशीलता का अधिक है, काम शक्ति की अधिक है या संज्ञात्मक स्थिर अंतर्मुखी स्वभाव। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा जो सी, जिसमें संज्ञात्मक स्थिर रहेगा। ये शेष अवस्था की जो विशेषता नहीं है।
बाकी जो तीनों हैं ये इसकी विशेषता शेष अवस्था की विशेषताएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अधिगम विकास की प्रक्रिया किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का, हाउस्टन का। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, वुडवर्थ। अधिगम के विकास जो प्रक्रिया है ये किसका है? वुडवर्थ का क्या रहेगा? कथन रहेगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है बी, वुडवर्थ के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस अवस्था का परिवर्तन का काल कहा जाता है? शेष अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को, वृद्धावस्था को। तो अभी अभी हमने बताया था, तूफानी अवस्था किस अवस्था को माना जाता है? किशोर अवस्था को माना जाता है। जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमारे शरीर में बदलाव होता है या फिर हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उसमें बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं, जो एडोलसेंस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साइको से रिलेटेड, सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है सहायता की, बुद्धि की, अभिअक्षमता की या अभिप्रेरणा की। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। सीखने हेतु जो प्रथम आवश्यकता होती है हमारी वो अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के यानी बिना मोटिवेशन के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हर कार्य करने के लिए यानी सीखने के लिए हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, इसका कारण है समायोजन, अभिअक्षमता, प्रतिबाधा या अनुबंधन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, अनुबंधन इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो मोस्टली जो आदमी होते हैं वो अपना जो वॉलेट है वो पिछली जेब में जाती है, इसलिए हमारा हाथ कहाँ जाता है? पिछली पॉकेट की तरफ जाता है, दाहिने की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पावलाव के प्रयोग में दौड़ने के पश्चात भोजन से उत्पन्न लार है अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि जो अनुबंधित अनुक्रिया है, अनुबंधित उद्दीपक है या अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये बाकी जो और है साइकोट्रिट्स उनकी थ्योरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर, आशुबेल, कार्ल सिगेरिसन या बंडूरा व वॉल्टर्स। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, जेरोम ब्रूनर जो रहेंगे वो अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के क्या रहेंगे? प्रतिपादक रहेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें कम देखने को मिलते हैं। किसी बुक को उठाते हैं और हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इसलिए क्वेश्चन रखना गया। तो याद रखना, अन्वेषण अधिगम जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत द्वारा, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के द्वारा या सूझ सिद्धांत के द्वारा। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो जो डी रहेगा, सूझ सिद्धांत जो पावलाव ने दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सर्वाधिक बल दिया गया है। तो राइट आंसर आपको पता चला हमारा डी, जिसमें हम अंतर्दृष्टि यानी खुद सीखते हैं और खुद उसके ऊपर कार्य करते हैं, रिसर्च करने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अवधान को केंद्रित करने वाले आंतरिक दशा नहीं है जिज्ञासा, आवश्यकता, मनोवृत्ति या वस्तु की नवीनता। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, वस्तु की जो नवीनता है वो अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक दशा नहीं है। बाकी जो जिज्ञासा है या आवश्यकता या मनोवृत्ति है ये हमारी आंतरिक दशा होती हैं, लेकिन वस्तु की नया देखना ये हमारी क्या है? आंतरिक दशा नहीं है। तो राइट आंसर आपको पता चला क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व है अवधान, अंतरोध, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा अंतर्नोद जो हमारा होता है वो अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व होता है। वैसे अवधान, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण ये इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन इसके कुछ अंश शामिल हैं, लेकिन जो हमारा अंतर्नोद रहेगा वो अभिप्रेरणा का मुख्य यानी मेन एलिमेंट्स
रहेगा। तो राइट आंसर आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम साइकोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन फटाफट चल रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट कराना, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? ग्रहणशीलता का अधिक्य, काम शक्ति की अधिकता, या संवेगात्मक स्थिरता, या अंतर्मुखी स्वभाव? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी। संवेगात्मक जो स्थिरता होती है वो बाल्यावस्था की विशेषता होती है, बाकी बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वातावरण के साथ सामान्य अवस्थाई समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? आलपोर्ट का, वैलेंटाइन का, गेट्स का, या बोरिंग का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो द रहेगा, यानी डी रहेगा, जो बोरिंग के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें वातावरण के साथ सामान्य अवस्थाई समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? मानसिक योग्यता के आधार पर, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, या संवेग के आधार पर? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व का वर्णन किया गया कि हमारा जो बाहरी जो पर्सनैलिटी है वो हमारा क्या होता है, शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग होता है। तो ये वर्णन जो किसने किया है, ये क्रेचमर ने किया है कि मनुष्य की बाहरी जो पर्सनैलिटी है वो शारीरिक संरचना के आधार पर निर्धारित की गई है। ये क्रेचमर के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, सबके अकॉर्डिंग क्या है, व्यक्तित्व का वर्णन अलग अलग किया गया। किसी ने इसको मेंटली, फिजिकली और जो आत्मिक माना है, लेकिन क्रेचमर ने इसको बाहरी विकास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था? हरमन रोसा ने, लियोपोल्ड वेलोक ने, मॉर्गन व मूरे ने, या थोर्नडॉइक ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, मॉर्गन व मूरे ने कक्षा अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। कक्षा अंतर्बोध के अकॉर्डिंग क्या होता है, कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे होते हैं सबका परीक्षण करना कि कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 किस तरीके से सोच रहे हैं। तो ये निर्माण परीक्षण किसने किया था? मॉर्गन व मूरे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम है बहुप्रतिक्रिया का, आत्मीकरण का नियम, संतोष का नियम, या आंशिक क्रिया का नियम? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। देखो ऊपर दिया गया छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, तो राइट आंसर डी है कि आंशिक क्रिया का नियम यानी छोटे छोटे अंशों को अलग अलग भागों में निर्माण करके यह नियम बनाया गया। तो याद रखना आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, जिसमें हम अपने बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा कर सकते हैं, और लाइक एज ए स्टूडेंट के ऊपर ये पूर्ण रूप से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, परिणाम के नियम से? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, आत्मीकरण के नियम से ही क्या हमारा ये संबंध रहेगा कि हम जो भी नया काम कार्य करते हैं उसे हम क्या कर लेते हैं, आत्मसात। आत्मसात का मतलब आत्मा के अंदर मिला लेते हैं। तो यह किसका नियम रहेगा, आत्मीकरण का नियम रहेगा। तो राइट आंसर आपको पता चला हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, कल्पनावादी, यथार्थवादी, सांसारिक, बहिर्मुखी? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, यथार्थवादी। यानी बाल्यावस्था में बालक का जो दृष्टिकोण होता है वो जैसा देखता है वैसा ही अपनाने की कोशिश कर देता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना बी रहेगा, यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड, वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संवेगी, स्थिर, या मनस्तापी? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, संवेगी स्थिर। वांछित व्यक्तित्व वांछित क्या होता है, जिस अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना व्यक्तित्व बनाना। तो वो हमारे जब संवेग स्थिर हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, उसको हम वांछित व्यक्तित्व बोलते हैं। और वो कैसे बनता है, जब हमारे जो संवेग हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
यह करो यह न करो कौन कहता है? इदम अहम परम अहम कोई नहीं। तो आपको ये पढ़े होंगे आपने ईगो या जो ईगोइस्ट, तो इस तरीके से हमारे जो यह करो यह न करो कौन कहता है, ये हमारा परम अहम कहता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो सी रहेगा, परम अहम। अगर आपको इनसे मतलब कंप्लीट वीडियो चाहिए इन क्वेश्चनों की, जिसमें हम डिटेल से बताएंगे कि अहम क्या है, इदम क्या है या परम अहम क्या है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्राइड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? जन्म का, मृत्यु का, वर्ष का या लिंग का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, मृत्यु का प्रतीक माना है फ्राइड ने। अगर हम स्वप्न में यानी सपने में यात्रा करते हैं तो वो हमारा किसका प्रतीक होगा, ये मृत्यु का प्रतीक होगा। ये मानने वाले कौन हैं? फ्राइड है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंगूर खट्टे हैं यह किस रक्षा युक्ति से संबंध है? आश्रित होना, औचित्य स्थापन या पलायन या जो तद आत्मीकरण है उससे? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा, औचित्य स्थापन से हमारा क्या रहेगा, तात्पर्य रहेगा अंगूर खट्टे हैं यह किस रक्षा युक्ति से संबंध है, तो औचित्य स्थापन से संबंध रहेगा। और आपको ये जो एक छोटी सी स्टोरी आती है अंगूर खट्टे हैं, कि अगर लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंचती है तो वो लास्ट में क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये औचित्य स्थापन का क्या रहेगा, संबंध रहेगा, ये अपनी रक्षा के लिए हम अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता या विधायकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में होता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है हम सोचना कि सृजन होना कि सही है या गलत है, तो ये कौन सी अवस्था में आता है? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो राइट आंसर होता है बाल्यावस्था में। अगर शेष अवस्था बाल्यावस्था से भी आपको नई वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि सारी अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। जो 0 से 2-3 वर्ष तक होती है वो शेष अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मूल प्रवर्तीय विप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? फ्राइड, यूंग, क्रूट व लेविन, मैकडूगल या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, मैकडूगल जो है मूल प्रवर्तीय विप्रेरणा सिद्धांत के क्या कहलाएंगे, प्रवर्तक कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऐसे ही साइकोजे और अभिप्रेरणा से संबंधित ही, प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर जो मिलेगा हमारा वो डी है, क्योंकि चालक भी, प्रोत्साहन भी और उद्दीपक भी, ये हमारे सभी क्या है, प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हम किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाक्य में प्रयुक्त युक्ति क्या है? विस्थापन है, स्थानांतरण है, प्रेक्षेपण है या समन है? तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा सी रहेगा, प्रेक्षेपण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कि ये युक्ति रहेगी, जो हम एक लोकोक्ति बोलते हैं। अगर हम कोई काम नहीं करते हैं, करने में सफल नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आंगन टेढ़ा है, इसलिए हमें क्या है, नाच नहीं सकते। तो लेकिन हमें नाचना नहीं आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेक्षेपण, कि किसी भी दूसरे के ऊपर थोप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस मनोरचना के द्वारा घातक इच्छाएं, असहनीय स्मृतियां आदि चेतना से अलग कर दी जाती हैं? युक्तिकरण, दमन, विवेकीकरण, तादात्म्यकरण? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। दमन क्या होता है, एक मनोरचना के द्वारा, इस मनोरचना के द्वारा क्या होते हैं, हमारी इच्छाएं, असहनीय स्मृतियां और चेतना से अलग कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी लड़की से कोई लड़का कहता है यू आर विथ मी, कौन सी समायोजन युक्ति है? विस्थापन, उन्नयन, विवेकीकरण या अंतःक्षेपण? तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, अंतःक्षेपण है। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं और उसको अपने साथ करने की, तो अंत ये हमारी मन की इच्छा होती है, कोई दूसरा इसको बारे में हमें फोर्स नहीं कर रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कम सुंदर लड़का अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करता है, इनमें कौन सी समायोजन युक्ति है? अंतःक्षेपण, तादात्म्यकरण, अक्षतिपूर्ति या युक्तिकरण? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा
सी रहेगा क्षतिपूर्ति, यानी हमारे में कोई कमी है और लेकिन हम उस कमी को अपने दूसरी चीज़ से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो उस कमी की पूर्ति को, कमी क्या होती है, क्षति, यानी उसका जो राइट आंसर हमारा सी रहेगा, क्षतिपूर्ति के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर आपका सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न शब्दों व उनकी उत्पत्ति वाले लैटिन शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पर्सनैलिटी पर्सोना, मोटिवेशन मोटम, इमोशन इमोवेयर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। ये ऊपर जो दिए गए हैं ये सभी लैटिन शब्दों के युग्म हैं जो इन शब्दों से निकल कर नए शब्द बने। जैसे पर्सनैलिटी है वो पर्सोना से निकली, मोटिवेशन है जो मोटम से, और इमोशन है जो इमोवेयर से। तो राइट आंसर सारे रहेंगे, इनमें से एक एक करके भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहा जाता है। तो शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी। किशोर अवस्था को हम टोली या समूह की अवस्था कहते हैं, क्योंकि किशोरों में क्या होती है, फ्रेंडशिप का जो सर्कल होता है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसकी ज़्यादा मानते हैं, इसलिए इस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो सकता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, बहिर्मुखी। कि बालक बाहर जैसे देखता है तो बालक वैसा ही अपना व्यक्तित्व अपनाने की कोशिश करता है, उसका खुद का अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता जितना दूसरे लोगों को फॉलो करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्यक्तित्व का कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है, अंतर्मुखी, प्रोमुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी। तो राइट आंसर जो है हमारा वो बी रहेगा, जो प्रोमुखी है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है व्यक्तित्व का। लेकिन जो ये तीन दिए गए हैं, अंतर्मुखी भी, बहिर्मुखी भी और उभयमुखी भी, ये तीनों क्या है, मनोवैज्ञानिक के क्या रहेंगे, प्रकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को दूसरे मार्ग में परिवर्तित कर लेता है, यह युक्ति है असमन, दमन, आत्मीकरण या शोधन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। जो शोधन है वो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को दूसरे मार्ग में परिवर्तित कर लेता है, यह युक्ति क्या कहलाएगी, शोधन। कि प्रवृत्ति क्या, अगर हमारे किसी भी तरह का हमारा व्यवहार है, अगर हम उसको सही दिशा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, शोधन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्यक्तित्व की कौन सी विधि प्रेक्षी भी विधि नहीं है। तो स्याही डब्बा, वाक्य पूर्ति, जीवन वृत्त या बाल्य अंतर्बोध। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। जो जीवन व्रत है वो प्रक्षेपी विधि नहीं है। बाकी जो स्याही डब्बा है या वाक्य पूर्ति है या बाल अंतर्बोध है, ये सारी क्या रहेंगी, प्रक्षेपी विधियां रहेंगी। इनमें से एक एक करके भी विधि आपसे पूछी जा सकती है। तो जीवन व्रत कोई प्रक्षेपी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण नहीं है, एकांत प्रिय, अति सामाजिकता, कल्पनाशीलता, अपने में अधिक रुचि। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, अति सामाजिकता जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण नहीं रहेगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना बी, अति सामाजिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, मित्र अधिक बनाते हैं, दूसरों में रुचि लेते हैं, अति सामाजिकता होती है, सभी होती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। जो बाहरमुखी जो व्यक्ति होते हैं वो मित्र भी अधिक बनाते रहें, दूसरों में रुचि भी लेते हैं और उनके अंदर सामाजिकता भी ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है जो डी रहेगा। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति की ये विशेषताएं नहीं होती, वो इनके अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, थॉमसन के अनुसार प्रेरक हैं स्वाभाविक व अर्जित, जन्मजात व अर्जित, स्वाभाविक व कृत्रिम व मनोवैज्ञानिक, स्वाभाविक व कृत्रिम। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। स्वाभाविक व कृत्रिम जो हैं वो थॉमसन के अनुसार प्रेरक रहेंगे। तो याद रखना है डी। थॉमसन के अकॉर्डिंग प्रेरक कौन से हैं यानी उद्दीपक कौन से हैं, तो स्वाभाविक व कृत्रिम। तो राइट आंसर आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम हेतु अभिप्रेरणा कौन सा विकल्प अपेक्षाकृत उपेक्षणीय है, नवाचारों का प्रयोग, जिज्ञासा उत्पन्न करना, पुरस्कार देना, उपयोगिता बताना। तो राइट आंसर हमारा सी रहेगा, पुरस्कार देना।
अधिगम हेतु अभिप्रेरणा का सही विकल्प रहेगा, तो याद रखना आपको पुरस्कार देना। अधिगम क्या होता है? अधिगम वैसे तो आपको पता है, सीखना होता है, लेकिन दिया गया सार्वभौमिक होता है, निरंतर होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। ये सार्वभौमिक भी होता है, निरंतर भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी क्या कहते हैं उसको हम अधिगम, यानी मनुष्य सारी जिंदगी सीखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देता है यांत्रिकता पर, कार्य निष्पादन पर, नियति पर, मानसिक क्रिया पर। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। मानसिक क्रिया के ऊपर जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो अधिगम के ऊपर बल देता है। तो राइट आंसर आपको डी याद रखना, मानसिक क्रिया के ऊपर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि में प्रत्यक्ष विचार विमर्श आवश्यक है? प्रश्नावली, जीवन इतिहास, साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा। साक्षात्कार जो रहेगा वो व्यक्तिगत परीक्षण की विधि में प्रत्यक्ष विचार विमर्श आवश्यक रहे। तो साक्षात्कार होता है हमारा इंटरव्यू लेना, यानी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए हम क्या मानते हैं सही रूप से, जो हमारा इंटरव्यू होता है उसको बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रक्षेपण, चालक, लंबवत, फेंकना या गति। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा, प्रक्षेपण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो गति रहेगा। गति क्या होती है? जो निरंतर चलती रहती है, यानी निरंतर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गेस्टाल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देगा यांत्रिकता, कार्य निष्पादन पर, नियति पर, मानसिक क्रिया पर। तो राइट आंसर आपको पता चल गया था, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा। मानसिक क्रिया के ऊपर क्या देगा? बल देता है हमारा जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो रहेगा, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? वह कौन है? तो गेट्स है, काल्विन है, सी स्किनर है या प्रेशी है। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा। गेट्स जो है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रशिक्षण क्या होता है? हमें किसी तरीके की ट्रेनिंग लेना और उसके बारे में हमें एक्सपीरियंस होना और उससे हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम है। ये वाक्य भी वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें क्या मिलता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना, सिर्फ ट्रेनिंग व अनुभव के द्वारा हमें क्या नहीं होता है, जो अधिगम नहीं होता। हम बचपन से, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इस तरीके से जो मुख्य रूप से किसी रूप की यानी मेन चीज़ की जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे जो हमें अनुभव होता है वो सीखना होता है। लेकिन जब वो हमारी एज क्या हो जाती है, एडोलसेंस यानी प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, उस समय ये चीज़ें मायने रखते हैं। इससे पहले जो बच्चा है वो खुद अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखकर सीखता है और टीचर स्कूल से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी बालक सीखना शुरू कर देता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है अपने जन्म से। तो मैंने ये बात आपको अभी भी बताई है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही बच्चा क्या कर देता है? सीखना शुरू कर देता है। आपको पता होगा जैसे माँ का दूध पीना, तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उससे तुरंत बाद वह दूध पीने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अक्षमता के विकास का दूसरा नाम है अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो डी रहेगा। जो कौशल विकास है वो अक्षमता के विकास का क्या रहेगा? दूसरा नाम रहेगा। कौशल क्या होता है? किसी चीज़ में हमें परिपक्व होना, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षमता के विकास का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। जो बाल केंद्रित है, कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ ही ये सारी चीज़ें घूमती हैं, जिसमें शिक्षक भी आता है, विषय भी आता है या पाठ्यचर्या भी आती है। तो बच्चा ही क्या रहेगा? मेन पॉइंट रहेगा शिक्षा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है?
बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। राइट आंसर सी रहेगा, शिक्षक व विषय में संबंध है। रायबन के अनुसार शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक के शिक्षण में विधियों में परिवर्तन, पाठ्यचर्या पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य, यानी जो बच्चा सीखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वो उसका फल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक प्रदर्शन या क्षेत्र भ्रमण। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो लगाते हैं आजकल के जो शिक्षण प्रणाली में, ये शिक्षण अधिगम सामग्रियों में संबंधित नहीं है, क्योंकि नाटक के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा या क्षेत्र भ्रमण के द्वारा जो बच्चे शिक्षा ले सकते हैं वो ओवरहेड प्रोजेक्ट के द्वारा उनको उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो सिर्फ उसको एक टीवी के रूप में देखते हैं, कोई नहीं सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंत्यक्रिया, अशाब्दिक अंतरक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो सी रहेगा, शाब्दिक अंत्यक्रिया भी और अशाब्दिक अंत्यक्रिया भी क्या रहेगा, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार होता है, दोनों यानी सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या समस्या केंद्रित। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, समस्या केंद्रित होता है अनुदेशन की प्रणाली का जो उपागम होता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना क्या रहेगा, डी रहेगा, समस्या केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, समूह विधियों द्वारा जो सीखने, वाद विवाद विधि भी हो सकती है, समूह यानी हम इकट्ठे होकर जो बातें सीखते हैं, कार्यशाला विधि यानी कोई किसी चीज़ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, विचार या आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये सारी जो विधियां हैं ये सीखने के उदाहरण हैं, समूह से सीखने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो राइट आंसर जो आपको बताना है वो हमारा सी रहेगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो समायोजन निम्न में इसका ये सही जवाब नहीं है, बाकी जो 3 दिए गए हैं वो सारे के सारे सही दिए गए हैं। क्वेश्चन बड़ा है, 2 बार पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, सामाजिक परिवेश जो रहेगा वो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से क्या रहेगा, एक रहेगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों में से सामाजिक परिवेश राइट आंसर आपका रहेगा, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा आपको पता चल गया होगा, डी रहेगा कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सहनशीलता भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है और संवेगात्मक परिपक्वता भी उसके अंदर देखने को मिलते हैं। उस आदमी को हम क्या मानते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है, अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये निर्मितवाद के संदर्भ में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति या दिवास्वपन या सांवेगिक नियंत्रण। तो राइट आंसर आपको अभी पता चला था, अभी क्वेश्चन दूसरी तरह से दिया गया, तो राइट आंसर डी रहेगा, सांवेगिक नियंत्रण जो होता है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक होता है, बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। देखो थोड़ा
अजीब क्वेश्चन डाल दिया गया लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम या रोम? तो राइट आंसर आपको पता है बी रहेगा सीपीयू, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो वो हमारे कंप्यूटर का क्या कहलाता है? मस्तिष्क यानी दिमाग कहलाता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही सारी चीज़ें यानी मेमोरी वगैरह जो होती है उसके अंदर शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, मस्तिष्क बहुमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाएं से बाईं ओर, पैर से सिर की ओर, बाएं से दाईं ओर, सिर से पैर की ओर। तो आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि मस्तिष्क का बहुमुखी से सिद्धांत का क्या, तो सिर से पैर की ओर, यानी जो हमारा मस्तिष्क है उससे पैर की ओर क्या चलता है, हमारा जो विकास है वो चलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रशिक्षण और अभ्यास से संबंधित है। संज्ञानात्मक वाद, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? बी रहेगा, व्यवहारवाद से। जो प्रशिक्षण और अभ्यास है वो व्यवहारवाद से क्या रहेगा? संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लिंगवा कौन उदाहरण है? सर्वय सामग्रिका, सर्वय दृश्य सामग्रिका, दृश्य सामग्रिका या क्रियात्मक सामग्रिका? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, क्रियात्मक सामग्रिका जो रहेगा, जो लिंगवा फोन है वो उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है। दोनों छात्र केंद्रित हैं, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित हैं, दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। निर्देशन हो या अधिगम हो, दोनों ही किसके लिए होते हैं? छात्र के लिए होते हैं, इसलिए दोनों क्या रहेंगे? छात्र केंद्रित रहेंगे। तो राइट आंसर आपको पता चला ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग का सदस्य बनते हैं? तो वैश्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? सी रहेगा, किशोर अवस्था, सॉरी सी नहीं बी। जो बाल्यावस्था होती है उसमें समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं, यानी लड़के लड़कों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बल निर्भर करता है उद्दीपक की प्रवृत्ति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा, अनुक्रिया की प्रकृति पर क्रिया प्रसूत व अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक या पश्चात रूढ़िगत? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, संवेदी प्रेरक। निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो है अवस्था नहीं है। तो आपको पता चला क्या चल रहेगा? संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? कोलबर्ग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अवस्था, सूचना ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। बाकी जो तीनों सिद्धांत है जिसमें ज्ञान अर्जित करना भी है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच या नवीन ज्ञान तथा सूचना को ग्रहण करना, ये ब्रूनर के सिद्धांत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सामूहिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सही रहेगा, सॉरी सी भी बोल देते हैं। सामूहिक बुद्धि के लिए हम गोलमैन का नाम जो है जानते हैं, यानी जो हमारे संवेगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं उस बुद्धि को हम सामूहिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत या प्रमाणिक सिद्धांत? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत जो रहेगा हमारा वो जो ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं है। बाकी जो है वो ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ की अवस्था होती है? पूर्ण कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा। औपचारिक कार्यात्मक जो अवस्था होती है वो पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, कर्मशीलता का अभाव, पुष्टिकरण। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। कर्मशीलता का जो अभाव है वो शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना या पुष्टिकरण ये सारी क्या रहेंगे? शिक्षण सिद्धांत की क्या रहेंगी? विशेषता रहेंगे। लेकिन जो कर्मशीलता का अभाव वो विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद या संज्ञानात्मकवाद। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, व्यवहारवाद। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर क्या दिया गया है? बल दिया गया। तो राइट आंसर सी, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुसुमोयोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में समर्थ होते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा डी, जो उपरोक्त सभी। कुसुमोजित व्यक्ति कौन कहलाते हैं? अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं या द्वंद्व को दूर करने में समर्थ होते हैं, वो कुसुमोजित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को, जॉन डी मेयर को, पीटर को या सेलावी को? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। डैनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव एवं झंझावत की अवस्था, यह किसका कथन है? तो आपको एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि जिसमें संघर्ष, तूफान व तनाव या झंझावत होते हो कौन सी अवस्था? तो किशोर अवस्था। तो ये बात किसने कही है? ये आपने सिद्ध करना। तो जरसील्ड ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है, स्टेनले ने कहा है, हेडो कमेटी रिपोर्ट ने कहा है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। स्टेनले ने कहा है कि किशोर अवस्था जो है संघर्ष, तूफान, तनाव एवं झंझावत की अवस्था रहेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये बात किसने बोली है? स्टेनले हॉल ने बोली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा ऐसा ही, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो बिंगम का है, अरस्तु का है, क्रीमैन का है या वॉटसन का है? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। अरस्तु ने ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है। ये सभी को पता है गुस्सा करना आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है जो हमारे समाज में प्रचलित है। लोग गुस्सा करते हैं लेकिन सही बात पर नहीं करते, सही समय पर नहीं करते हैं, सही प्रयोजन की आंखों के आगे कुछ भी गलत होता रहे लेकिन उनको उस समय गुस्सा नहीं आता है। जितना कि छोटी ही अगर उनकी ईगो पर बात आ जाए तो उनको गुस्सा आता है। तो ये हमारे समाज का आईना है। तो इसलिए जो राइट आंसर जो रहेगा ये बात किसने कही है? अरस्तु महान ने कही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते। यह कथन किसका है? रोस का, कोलसैनिक का, वैलेंटाइन का, विग व हंट का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा बी रहेगा। वो कोलसैनिक ने ये कहा है कि आज का जो किशोर है वो प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा
समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यानी हर किशोर क्या चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर बड़े या माता पिता उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनको उनसे आधी बातें छुपाता है और उनको बाधा समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया? 1904 में होलिगवर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टेनले हॉल ने या 1904 में थोर्नडाइक ने। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, किशोर अवस्था पर सबसे ज़्यादा जो वर्णन दिया है वो 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया है। तो किशोर अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर स्टेनले हॉल से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो स्पेयरमैन का, थोर्नडाइक का, रोयबर्न का या अल्फ्रेड बिने का। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। अल्फ्रेड बिने ने ये बात कही है कि ये जो 4 शब्द हैं ये किसके अंदर निहित हैं? बुद्धि के अंदर ही निहित हैं, जिसमें ज्ञान भी है, आविष्कार भी है, निर्देश भी है और आलोचना भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अल्फ्रेड बिने से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि में, मनोभौतिक विधि में, आत्मनिष्ठ अंकन विधि में, प्रयोगात्मक विधि में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। प्रयोगात्मक विधि के अंदर उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना डी रहेगा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग या कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, मनोविज्ञान विभाग जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने बुद्धि के शिक्षण के लिए यह विभाग खोला। तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान विभाग, जिसमें मन का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन प्याजे संज्ञात्मक विकास या वर्दमेयर गेस्टाल्टवाद। तो आपको याद रखना है जो जीन प्याजे है वो भी राइट आंसर है हमारा। वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है, जीन प्याजे ने संज्ञात्मक विकास दिया है, वर्दामेयर ने गेस्टाल्टवाद दिया है, लेकिन जॉन डीवी ने संरचनावाद का वर्णन नहीं किया है। तो जॉन डीवी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण अव्यूह है? प्रजातांत्रिक शिक्षण अव्यूह या प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह? उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह जो रहेगा वो शिक्षण केंद्रित शिक्षण अव्यूह रहेगा। तो शिक्षक केंद्रित कौन सा है? प्रभुत्ववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संकेत अधिगम जो ज्ञान के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, ऐसा शास्त्रीय अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, संकेत अधिगम जो के सीखने से सामान्यतः जाना जाता है उसको हम परंपरागत संबद्धतात्मक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? निरोधात्मक पहलू में, संरक्षणात्मक पहलू में, सकारात्मक पहलू में, उपचारात्मक पहलू में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, संरक्षणात्मक जो पहलू होता है उसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो विधियों के बारे में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना, संरक्षणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? 5, 7, 8, 6। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, 8 बताई हैं रॉबर्ट गेने ने, जो अधिगम की जो परिस्थितियां होती हैं। अधिगम क्या होता है आपको बार बार बताया गया, सीखना को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकमैन ने का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा,
आगमनात्मक जो है वो सेकमेंट्स का परीक्षा मॉडल में से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। जो किशोर अवस्था है वो आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण प्रकट करती है। तो आपको पता चला होगा जो किशोर अवस्था से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए किशोर अवस्था डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता। तो राइट आंसर जो रहेगा आपका वो सी रहेगा। परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला क्या रहेगा, एक शब्द रहेगा जिससे में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने ये बात आपको बार बार बोली है, एडोलसेंस आए, किशोरावस्था आए, तो किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली जिन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा है तो वो कौन रहेंगे आपके, स्टैनले हॉल रहेंगे। तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे, स्टैनले हॉल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। अपरिपक्वता है जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, लेकिन सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता या आत्मविश्वास और परिपक्वता ये रहते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। अपरिपक्वता इसका लक्षण नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी, जिसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है, जिसमें वंशानुक्रम का भी प्रभाव रहेगा, परिवार का विघटन भी रहेगा और शारीरिक दोष भी रहेगा। ये सारे के सारे कारक जो रहेंगे ये मानसिक स्वास्थ्य में प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तक के लेखक हैं। देखो, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, इसके लेखक बताने हैं अपने। पीटर साल्वे, डैनियल गोलमैन, जॉन मेयर, नैन्सी गिब्स। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा, डैनियल गोलमैन है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्मा अनुभूति का। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, आत्मा अनुभूति का क्या करना चाहिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए, आत्मा अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। डांटना, आलोचना, जुर्माना या प्रोत्साहन। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, प्रोत्साहन अगर हम बच्चों को देंगे तो बालक कक्षा में नियमित रूप से आने के लिए प्रेरित होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक अध्यापक सर्व शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजन बनाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, रोचक बनाता है एक अध्यापक अपनी सर्व सामग्री शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके अपने कक्षा कक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी जिसको हम बोलते हैं साइट कब शुरू की गई थी। 1 अगस्त 1975 को, 9 नवंबर 1980 को, 20 जून 1975 को, 17 अगस्त 1990 को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, 1 अगस्त 1975 को सैटेलाइट क्या है इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा 1 अगस्त 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ICT सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्य भार अत्यधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, अध्यापन की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा सी रहेगा, अध्यापक की भूमिका
सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी ICT सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर। तो राइट आंसर आपको पता चला है कि जो अध्यापक की जो रोल होगा वो क्या रहेगा, एक प्रदाता के रूप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है संज्ञात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा व्यवहारवाद से। प्रशिक्षण और अभ्यास जो रहेंगे वे व्यवहारवाद से क्या रहेंगे, संबंधित रहेंगे। संज्ञात्मकवाद से और निर्मितवाद से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण हमें व्यवहारवाद में यानी व्यवहार में हम कैसा करते हैं उसी को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था आयु कहते हैं? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा बाल्यावस्था को टोली या समूह की क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विभिन्न अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक के संबंध में सम्मिलित है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत हार्लो, सीखने का तल्लुप सिद्धांत कुर्तलेविन, सूझ का सिद्धांत हल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पावलोव। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वो भी रहेगा सीखने का जो तलरूप सिद्धांत है वो कुर्तलेविन ने दिया है। बाकी जो तीनों सिद्धांत हैं वो गलत दिए गए हैं। व्यूअर्स, ये आज के क्वेश्चन हमारे ऐसे रहेंगे जो आपको एक दो बार पढ़ोगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं आपके वो कवर हो जाएंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन आते हैं 30 में से आपके लगभग सारे कवर हो जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसे ही आते हैं हमारे, पावलोव के प्रयोग में दौड़ने के पश्चात उपस्थित भोजन है अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा, जो अनुबंधित उद्दीपक रहेगा वो पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन रहेगा। जो थोर्नडाइक है, कोहलर है, पावलोव है, इन्होंने सभी ने पशुओं के ऊपर क्या किए हैं, अपने प्रशिक्षण किए हैं यानी सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? कुर्तलेविन ने, C.L. हेल ने, टोलमैन ने या कार्ल रोजर्स ने? तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, टोलमैन ने प्रतीकों से सीखने का जो सिद्धांत है उसके ऊपर क्या दिया है, बल दिया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक अक्षमता के रूप में परिभाषित किया है? वेसलर ने, बीने ने, गार्डनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। वेसलर ने बुद्धि की व्यक्ति के सार्वभौमिक अक्षमता के रूप में क्या किया है, परिभाषित किया है। जो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपको याद रखना, बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक अक्षमता के रूप में वेसलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने, थ्रस्टन ने, स्टर्नबर्ग ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और किसका? बुद्धि का। तो ये पूछा जाता है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद रखना है स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का क्या दिया है, त्रिस्तरीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा बुद्धि को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुद्धि से ही रिलेटेड, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, बिनेट ने, रेबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? सूझ, सृजनशीलता, अभिअक्षमता या बुद्धि? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा, सृजनशीलता कहा जाता है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की जो अक्षमता है उसको।
तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा बी, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अल्फ्रेड बी ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? संवेग, प्रेरणा, बुद्धि या शिक्षण? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, बुद्धि। जो अल्फ्रेड बी ने है उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी बुद्धि के ऊपर प्रशिक्षण किया है, तो इसलिए अल्फ्रेड बी ने को बुद्धि के सिद्धांत के रूप में या बुद्धि के वो क्षेत्र में जो योगदान दिया उसके नाम से जाना जाता है। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज के हमारे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं, जो खास करके आपके एसटेट या सीटेट में कोई भी टेट हो उसके अंदर साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये आप 2 बार वीडियो को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो 30 क्वेश्चन है इसी 1-2 वीडियो में से सारे कवर हो जाएं। ऐसी ही एक और वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपको लिए ऐसी ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियो